नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है, इसके पहले कुछ किरदार जो हैं इन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लो। मम्मी का नाम है मनीषा, जो हस्बैंड है इनका नाम है दिनेश, और इनके बेटे बहू का नाम है कपिल और कविता। कपिल की जो बहना है, बड़ी बहन, उसका नाम आशी है और वो अपने घर पे है, मतलब शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, और कपिल कविता के भी 2 बच्चे हैं। यहाँ पे बच्चों को अनुभव जो भी रहा है वो शामिल नहीं करूँगा, जैसा उन्होंने बोला है। स्पेशली कविता जी, आपने जो कहा कि नितिन सिर्फ हमारे साथ जो हो रहा था वही प्लीज़ शेयर करिएगा। कहीं ना कहीं कहानी अगर बच्चों के स्कूल तक पहुँचती है तो फिर क्या पता क्लास में किस तरह से लोग, मैं समझता हूँ सारी बातें, और जैसा आपने कहा वैसे ही शामिल होगा। अपनी तरफ से चीज़ें प्लान नहीं करता, अगर आपको पता हो तो। देखिए, सिचुएशन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अगर हो रही है तो उसकी एज देखकर होगी। ये पैरानॉर्मल एंटिटीज़ कभी उम्र देखकर, मतलब इनका क्या मतलब है लिहाज करने का। इन्हें तो बस एक ऐसा शरीर चाहिए होता है जो थोड़ा सा कमज़ोर हो और उस पर अपना प्रभाव डाल सकें। ये चीज़ कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और क्या मूर्खता रही, कुछ नहीं समझ आ रहा। ये कहते हैं हमें आज तक नहीं पता कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था, और कोई बताने वाला भी नहीं मिला। होता है ना कि उतारा कराने जाते हैं तो पता चल जाए किसने किया, क्यों किया, कब किया था और कैसी परिस्थिति में ये सब कुछ शुरू, कुछ नहीं पता हमें। और शुरुआत एक फ़ोन कॉल से होगी। ध्यान से सुनिएगा ये। अरे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाऊंगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी की शुरुआत होती है मम्मी की शिकायत से। मम्मी, जो कि मनीषा हैं, इनके हस्बैंड दिनेश, उम्र दराज हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि कोई मैं 20-25 साल के लोगों की कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। 62 और 56, ये 2 एज है। दिनेश जी 62 साल के हैं और मनीषा जी 56 साल की हैं, 56। कपिल ने अपनी बहन आशी को फ़ोन किया मॉर्निंग में, सुबह सुबह 7 बजे के आसपास। उसने फ़ोन उठाया कि हाँ सब ठीक है, इतनी सुबह सुबह फ़ोन कर रहा है। और फ़ोन कॉल का ऐसे ही है, रात हो या और टाइमिंग में आ जाए तो लगता है यार घर पर सब ठीक तो है। कपिल ने कहा कि दीदी एक काम कर, तू आज ही घर आ जा। मतलब क्यों, क्या हुआ है, फैमिली में सब ठीक है? सब ठीक तो हैं, लेकिन बस तू घर आ जा और मम्मी से कुछ बात करनी है। क्या हुआ है? अरे तुझे पता तो है बीच में अभी उनका नेचर कैसा हो गया था, इतना ज़्यादा रूखा कि यार, मतलब उन्हें ना सिर्फ अपने घर में अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, किसी से बात करना पसंद नहीं है। रसोई में जाती हैं और अगर हलवा खाने का मन है तो घर में वाइफ ने, मतलब ना हस्बैंड के लिए बनाया, नाती पोतों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए बनाया। चलिए ठीक है, अगर आपको अपने लिए बनाना भी है कि इनका हर दूसरे दिन सूजी का हलवा खाने का मन करता था। आपने बनाया, एक कटोरी बनाया तो उसे खाओ, उसमें से 1 चम्मच खाती थी, बाकी पता नहीं क्या करती थी, और फिर उसके बाद उसे डस्टबिन में डालती थी। ये चीज़ शुरुआत यहाँ से हुई थी। और नॉर्मल सा लग रहा होगा कि जिसको जितना खाना है उतना खाया, उसने बाकी को वेस्ट कर दिया, जबकि खाने को किसी भी सिचुएशन में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसा कपिल ने कहा, आशी को समझ नहीं आया। आशी ने कहा कि फिर ठीक है, मुझे तू 3-4 दिन का टाइम दे, मैं आती हूँ। उसने कहा दीदी 3-4 दिन का टाइम नहीं है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है, घर में आए दिन आर्गुमेंट हो रहे हैं, और मम्मी को तू ही समझा सकती है ना, मेरी बात समझ रही, और कविता को तो बहुत उल्टा बोल दिया था। पापा कहाँ हैं? पापा अभी बात करना चाहते थे, लेकिन कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं, उसका भी घर है, परिवार है। तो आशी ने कहा कि नहीं नहीं, मम्मी के लिए मैं बिल्कुल आऊँगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहाँ पर ये जिस कंपनी में काम कर रही हैं, इनके खुद की है, मतलब ससुर जी और इनके जो हस्बैंड हैं, सब लोग उसी कंपनी में हैं, मालिक है मतलब वो लोग। तो आशी वहाँ अकाउंट्स वगैरह देखती थी। उसने अपने हस्बैंड को बताया कि कुछ समय के लिए मुझे घर जाना होगा, मम्मी की दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो गया तबीयत को। अब आशी उसी दिन दोपहर में घर आती है। मम्मी कैसे हो? मम्मी एकदम ठीक है, फिजिकली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपिल, तूने तो बताया था कि मम्मी की तबीयत में दिक्कत है। तो यहाँ कपिल कहता है कि दीदी तूने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, मैंने तेरे को तबीयत के लिए तो बोला ही नहीं। मैंने ये बोला है कि फिजिकली बिल्कुल फिट है, बट उनके साथ क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ है?
तो दिनेश जी ने गुस्से में बोला अपनी बेटी को कि जब रात होगा ना तेरे को अपने आप दिख जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। अरे कोई बताएगा मुझे घर में, जब मुझे बुलाया है तो बताओ तो सही। मम्मी ने कहा इन दोनों का तो दिमाग खराब है, और साथ ही साथ ये कविता पता नहीं कौन गांव से आ गई है, कैसी कैसी बातें करती है, पता है ये जादू टोना करती है। अब ये दीदी ने मतलब जो आशी है उसने कपिल की तरफ देखा कि ये कविता को क्या बोल रही है, और कविता मतलब बहुत ज़बरदस्त पढ़ी लिखी है। अभी उसने जो गैप ले रखा है, ऑफिस नहीं जा रही है, वो अपनी सासू माँ की तबीयत को देखकर, क्योंकि इन्हें हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हैं। भाई साहब कोई सा ऐसा अस्पताल नहीं छोड़ा जहाँ लेकर ना गए हों। अपनी जगह की छोड़िए दूसरे स्टेट भी ले गए, और तो और कपिल ने और कविता ने तो विदेश में कहीं एक अस्पताल में बात भी किया है, वहाँ का अपॉइंटमेंट भी लिया है, 3 महीने बाद मिला था। आशी ने कहा कि मुझे आप खुलकर बताओगे कि घर में चल क्या रहा है। मम्मी को आप मतलब रोज़ या हर दूसरे दिन में 2-2 3-3 अस्पताल दिखा क्यों रही हो? फिजिकली फिट तो दिख रही हैं। दीदी रात को बात करेंगे। अरे कैसी बात कर रहा है, मैं सारे काम वगैरह छोड़कर घर को फटाफट से मैनेज करके आई हूँ और अब मुझे बता नहीं रहे हो। मम्मी आप अंदर टीवी देख लीजिए। हाँ हाँ मैं जाती हूँ। और हाँ सुन आशी, इससे बच के रहियो, ये जो कविता है ना ये जादू टोना करती है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अपने आप को इनसे दूर रखूँगी, ठीक है, तेरे से बात नहीं कर रही हूँ मैं। और कविता पता है सबसे पहले पसंद किसने करी है? ये अरेंज मैरिज है। कविता को पसंद किया है इनकी सासू माँ ने जब शादी हुई है। दिनेश जी को कन्विंस किया था मनीषा जी ने, और कहा था कि मेरे को मेरे घर में बहू यही चाहिए, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। और पंडित जी ने मतलब एक तरह से मिलवाया था, और वो बहुत प्यार करती हैं अपनी बहू से, इतना कि मतलब ये सास बहू लगती भी नहीं है। आपस में बाहर जाते हैं, घूमते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में होते हैं तो सबको लगता है कि इन दोनों की ट्यूनिंग तो मतलब माँ बेटी वाली है, और वो सिर्फ इसको इस घर से बाहर करना चाहती है। कपिल घर में ही रह जाए लेकिन ये चली जाए। खैर रात 8 बजे तक ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहा, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। और ये आशी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि जब मुझे बुलाया है तो कम से कम बताओ तो सही। लेकिन नहीं, 8-9 बजे मम्मी ने डिनर वगैरह जो सामने रखा हुआ था साइड करा, और उसमें से कुछ रोटी वगैरह निकाली और गेट के पास जाकर बैठ गई। ये 9 बजे की बात है। अब यहाँ आशी के जो हस्बैंड है उनका भी फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत कैसी है। उसने कहा हाँ अब ठीक है। हुआ क्या था? अभी मतलब थोड़ा वो बीपी का भी दिक्कत है, और शायद कल चेक कराएंगे तब क्लियर होगा। कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हाँ हाँ आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। अब उसे खुद ही नहीं पता है कि घर में मैं क्यों आई हूँ। डाइनिंग टेबल पे सभी का खाना लग गया जी। आवाज़ दी, कपिल, कविता, दिनेश, मनीषा, आशी, सब लोग आ जाओ। बच्चे आप लोग भी आ जाओ। सब बैठे थे, खाना खा रहे थे। और आशी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर नहीं आई थी, ठीक है, उनके तो स्कूल वगैरह है ना। जैसे ही टेबल पे खाना रखा गया, कविता ने धीरे से कहा आशी दीदी अभी देखना, शुरुआत अभी से होगी। क्या बोल रहे हो तुम? कैसी शुरुआत होगी? जब खाना सामने रखा गया उन्होंने रोटी के अजीब अजीब तरीके से टुकड़े करे। टुकड़े करने के बाद सबको इकट्ठा करके एक जगह रखा, आसपास देखने लग गई। सबको देखती हैं, सबको देखकर ऐसे नमस्ते करती हैं जैसे इस घर में पहली बार आई हैं। थोड़ा सा उठाया और ये मतलब उसे छुपाकर रोटी को चल दी। आशी उन्हें देख रही है कि मम्मी कर क्या रही हैं। गेट के पास गई, बैठ गई। मतलब इनका घर एक तो वो है मतलब अपार्टमेंट वाला नहीं था, जैसे होते हैं इंडिविजुअल हाउस, वैसा था, और 3 मंजिल बना हुआ था। ऊपर की 1 मंजिल में अभी काम भी चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का रोक दिया था, मतलब कि अभी पैसा आएगा तो भैया दोबारा करा लेंगे। और ऊपर वाली जो मंजिल है इसमें कपिल और कविता अपनी फैमिली मतलब अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और नीचे दिनेश और मनीषा जी थे। लेकिन अभी फ़िलहाल के समय में सब लोग नीचे ही रह रहे हैं, ऊपर कोई नहीं जा रहा था। ये गेट के पास बैठ गई और अंदर से ही बाहर की तरफ देखती रहती हैं, और जैसे ही कोई डॉगी वगैरह निकल रहा है उसे बुलाना शुरू करती है। और डॉगी कोई सा भी, जितने भी सामने से निकल रहे हैं घर के, ध्यान से सुनिएगा, इनके घर की तरफ देखते हैं लेकिन आता कोई नहीं। कितना ही उसे लाड़ प्यार कर लें, कितना ही कुछ ऐसे बुला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो भौंकते हैं। और 2-3 कुत्ते तो यहाँ पे एकदम ऐसे इनके घर की तरफ देखकर रोने लग जाते हैं।
ये सब कुछ जब कविता ने आशी को दिखाया तो आशी ने कही मम्मी कर क्या रही हैं, और घर के सामने इतने सारे डॉग्स कहाँ से आ जाते हैं। पूरी गली में इनके एक भी डॉग नहीं है। जैसे होता है ना हर गली में राजा महाराजा होते ही हैं स्ट्रीट डॉग्स, लेकिन यहाँ कोई नहीं। दीदी मम्मी जो है ना वो शायद ब्लैक मैजिक कर रही हैं। क्या बेकार की बात कर रहे हो मम्मी, ये सब कुछ क्यों करेंगी? आपको ये क्या लग रहा है जो हो रहा है? दिनेश जी ने कहा कि ये जो कर रही है ना काफ़ी समय से कर रही है, और अभी तेरे को जो डाउट हो रहा है ना क्लियर हो जाएगा। ये कुछ देर बाद घर में अंदर आई और उन सभी रोटी को दाल सब्जी जो थी उसमें डाला और चम्मच से खाते हुए इन सबको देख रही हैं। और बताओ क्या चल रहा है घर में, सब कुछ ठीक है? एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। हाँ मम्मी सब ठीक है। और तेरा जॉब ऑफिस पैसा बढ़िया? हाँ मम्मी सब ठीक है। अभी आप ये क्या कर रही थी बाहर? कुछ नहीं। और बता तेरे पति का क्या हाल है, वो ठीक है? बच्चे कैसे हैं? मम्मी सब ठीक है। मुझे बताओगे बाहर क्या कर रही थी? अरे मैं तो खाना खा के सोऊंगी। और मम्मी कुछ देर बैठते हैं, बात कर लूँ मैं? अरे नहीं, मैं तेरे से कल तू चली जा, फ़ोन पे बात कर लूँगी। कल तो मैं नहीं जा रही, 3-4 दिन की तो छुट्टी लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है। ये उठी, अपना खाना साइड करा और चली गई रूम में। आशी ने कपिल से कहा तुमने किसी को दिखाया है? देखो ये 2 दिन से लग रहा है हमें कि ब्लैक मैजिक है। पहले तो हम कभी दिमाग के डॉक्टर पे और ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने उस डॉक्टर का पता दे दिया, एक ने उसका दे दिया, 1 हफ्ते दवाई भी खा ली। अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब जाके पापा ने ऐसे ही बोल दिया कि ये कोई काला जादू तो नहीं करा है जो इसके सिर पर चढ़ गई है। मतलब मुझे नहीं पता दीदी, आप देखना अभी रात को। अब ये बार बार ना कि रात में सब क्लियर हो जाएगा, रात में देखना है, ये खुद बेचैन हो रही थी। कपिल बाहर वाले कमरे में सो रहा था, अंदर कविता और आशी और उनके साथ बच्चे थे। मॉम डैड अपने रूम में थे, मनीषा और दिनेश जी। पजेब की आवाज़ आनी शुरू हो गई रात तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास। थोड़ा सा गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। कविता ने आशी को देखा। दीदी आप जाग रहे हो ना? आशी ने कहा ये हो क्या रहा है घर में? पजेब मतलब ऐसे कि शायद उस वक्त पहन रही थी तो आवाज़ कर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा चलने की आवाज़ आनी शुरू हुई, गुनगुनाने की आवाज़ आई, चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, प्रॉपर जैसे कोई दुल्हन चल रही हो, श्रृंगार करी हुई, ऐसी आवाज़ आ रही है इनके घर में। आशी उठती है और जैसे ही जाने वाली थी तो कविता ने हाथ रोका। दीदी 1 मिनट, अभी वो गैलरी से निकल के रसोई तक जाएंगी, अभी मत दरवाज़ा खोलना। ये मम्मी है? हाँ, लेकिन ये गाना कौन गा रहा है? दीदी आप अभी रुक जाओ। जैसे ही वो इनके दरवाजे से निकली, दरवाज़ा बंद था, आवाज़ आ रही थी कि सामने से निकल कर गई है। भाई साहब इन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा तो ये जो मम्मा है ना इनकी, मनीषा, ये प्रॉपर श्रृंगार, मतलब इसे प्रॉपर तो नहीं बोलेंगे, अपने चेहरे को ऐसे जैसे लीपा पोती कर देते हैं ना, इसकी मम्मी ने ऐसे ही अपना चेहरे पे कर रखा था। साड़ी उल्टी सीधी पहन रखी थी, पजेब पहन रखी थी, एक हाथ में अजीब अजीब कलर की चूड़ियाँ पहन रखी थी। मतलब उनके हिसाब से उन्होंने श्रृंगार किया था, लेकिन जो इन्हें श्रृंगार करवा रहा है या करवा रही है वो समाज में इसका मजाक बनाने के लिए करवा रही है। रसोई में गई गुनगुनाते हुए, कढ़ाई खाली है, गैस जला रखी है, ठीक है, उस पर कुछ बना रही हैं लेकिन उसमें कुछ पड़ा हुआ नहीं है। आशी ने कहा ये कर क्या रही है मम्मी, और मानसिक संतुलन ही खराब है, कोई जादू टोना वगैरह थोड़ी ना होता है, ये सब किस्से कहानियाँ होते हैं। दीदी जाके बात कर लो, भी पता चल जाएगा। आशी गई। मम्मी 1 मिनट, क्या कर रही हो? जब मम्मी ने हूँ ऐसे बोला ना रिप्लाई में, तो इसने पलट कर कविता को देखा। आशी मतलब दीदी ने, जो इनके भाभी हैं, उनको पलट कर देखा। इनकी हूँ में ही पता चल गया कि कोई आदमी बात कर रहा है। मम्मी ये सब क्या कर रही हो? घर में सब लोगों को दिक्कत हो रही है, गैस जला रखी है, कढ़ाई रखी हुई है, कलची चला रही हो, कुछ है भी इसमें पड़ा हुआ? थोड़ी सी हल्की सी उन्होंने स्माइल दी, फिर वैसे ही करती रही जैसे कर रही हैं। आशी ने कहा कि एक बार में आपके समझ नहीं आ रहा है, घर में सबको परेशान कर रही हो आप, ये सारी चीज़, आपका मानसिक संतुलन खराब है। एक काम करती हूँ, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। ये दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, उम्र हो गई है आपकी, घर में सब परेशान हो रहे हैं। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था आंटी की तरफ से, लेकिन कविता ने कहा दीदी 1 मिनट पीछे आ जाइए। अरे लेकिन मम्मी ये सब कर क्या रही हैं? और अगर कुछ बनाना ही है, कढ़ाई में कुछ तो हो, दिमाग ठीक है इनका। हम आपको यही सब कुछ समझा रहे थे,
आपने सबसे पहले चीज़ नोटिस नहीं करी कि ये रात में श्रृंगार देख लो इनका, और साड़ी भी कैसे पहन रखी है, उल्टी सीधी पहन रखी थी। मम्मी एक काम करिए, आप कमरे में चलिए और सोइए, मैं कल डॉक्टर से बात करती हूँ, जो भी है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कविता ने कहा कि आशी दीदी आप 1 मिनट पीछे आ जाइए। जब तक वो कुछ समझती ना, इनकी मम्मी 2 कदम फटाक से एकदम चलकर इसके पास आई आशी के। उनकी बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन एक घुर्राने की सी आवाज़ आ रही थी। आशी ने जैसे ही बोला मम्मी मेरी बात सुनो, इन्होंने धक्का दिया मनीषा जी ने। जो आशी है वो डिसबैलेंस हुई और ज़मीन पर जाकर गिरी। कविता ने एकदम उठाया, कहाँ हो आप कपिल जी? कपिल फटाक से अपने कमरे से भी उठकर आया। अरे मम्मी आपको कई बार बोला है ना कि आप प्लीज़। उसने हाथ पकड़ा मम्मी का और गैस वगैरह बंद करी और कमरे में लेकर गया। और पापा जब तक जाग चुके थे कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये क्या फिर से रसोई पे गई थी? पापा थोड़ा ध्यान रखो, इन्होंने दीदी को धक्का दिया है। आशी ठीक है तू? आशी ने कहा हाँ पापा मैं ठीक हूँ, लेकिन ये घर में चल क्या रहा है? सब लोग अब ड्राइंग एरिया में आकर बैठे। उन्होंने बताया कि ये जो आजकल कर रही है और काफ़ी समय हो गया, अब समझ के बाहर चली गई हमारी चीज़ें। मैंने और पापा ने डिसाइड किया है कि किसी भगत वगैरह के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें जो मम्मी के एक फ्रेंड है उन्होंने भी बोला है कि इसकी जो हालत है ना, ये दवा और डॉक्टर वाली नहीं है, ये कुछ और है। अरे आप किन चक्करों में पड़ रहे हो? कोई अगर अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा तो ये क्या भगत वगैरह के पास जाने लगोगे? पूजा पाठ से कोई ठीक होगा क्या? उन्होंने कहा ऐसा है, कोई अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, इसके अलावा कोई मतलब चारा बचा नहीं। यहाँ के जो एक से एक बड़े अस्पताल है, बड़े से बड़े डॉक्टर, उनको दिखा चुके हैं हम। नहीं आप ये सब कुछ नहीं करोगे, कल मैं मम्मी को लेके अस्पताल जाऊंगी। ठीक है तू अपने मन की कर ले। अगले दिन सुबह सुबह ये अपॉइंटमेंट बुक करती हैं और मम्मी को लेकर जाती हैं। डॉक्टर ने कहा कि हमें कुछ टेस्ट ना इनको यहाँ एडमिट करके करने पड़ेंगे। इनको एडमिट करा गया। 17 दिन तक ये अस्पताल एडमिट रही और आशी ने घर पे ये बोल दिया था कि मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मैं अभी थोड़ा रुक कर आऊँगी। ठीक है कोई बात नहीं। अब ये मैनेज कर रही है। 17 दिन में से ये 3 दिन के लिए अपने घर एक बार गई थी, वापस आई हैं। 17 दिन में डॉक्टर ये कहते हैं कि जी हमारे समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो? डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें बीमारी ही नहीं समझ आ रही है। उनको वहाँ सिंगल एक कोई वार्ड मिला हुआ था जिसमें कभी कपिल रुक गया, कभी कविता, कभी दिनेश जी खुद रुकते थे और इनको बांध रखा था, मतलब बांधना पड़ता था, इनके हाथ पैर वगैरह बांधने पड़ते थे। पहले ये जो सेमी प्राइवेट होता है जिसमें एक कमरे में 2 पेशेंट होते हैं, उसमें थी। लेकिन फिर रात की स्थिति ऐसी हुई कि ये हरकतें इनकी भयानक और डरावनी हो गई थी। बराबर वाले पेशेंट ने, उनके अटेंडर ने कंप्लेंट कर दिया, तो इन्हें सिंगल लेना पड़ा। यहाँ सिचुएशन कैसी थी कि 17 दिन तक कोई बीमारी समझ नहीं आई, तो डॉक्टर्स ने घर भेज दिया। जय बोले। घर पे आने पे मतलब आने से पहले डॉक्टर से बात करी थी सारी आशी ने। तो डॉक्टर ने बताया था कि पहला ऐसा कोई पेशेंट देखा जा रहा है जैसे दिन, दोपहर, शाम, रात। अगर आप नींद का डोज देते हो तब तो आप कुछ कर पाओगे, मतलब अपने ट्रीटमेंट वगैरह, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसा लगता है कि एक इंसान नहीं, इनके साथ कोई और 4-5 शक्तियाँ हैं जो इंसान में इतनी उम्र है, इतनी एक्टिव, पता समझ नहीं आ रहा। और कई बार यहाँ मामला सीरियस हो चुका था इन 17 दिन में। इनका हार्ट बीट ही नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा? जिंदा है, आंखें खुली हुई हैं, इनका पल्स नहीं मिल रहा है, इनका बीपी ऐसा लग रहा है कि 5-6 लोगों का बीपी जोड़ के आ रहा हो। मतलब मेडिकल साइंस में इस बात का कोई समझ नहीं आ रहा जो इनके साथ हो रहा था। मुंह खुला है, बात कर रही हैं, कैसे पॉसिबल है? और ये एक बार क्लियर नर्स ने देखा था और उसने मना कर दिया कि मैं इस रूम में दोबारा नहीं आऊंगी, इनके साथ दिक्कत कोई और है। जो नर्स इनको रात में इंजेक्शन या दवाई के लिए आई थी, वो कहती है कि इनका मुंह खुला हुआ है और ये बात कर रही थी। कमरे में आसपास इन्होंने देखा कि कोई और बात कर रहा है क्या।
क्या पता ये खुली आंखों से सो गई हैं, मुंह खुला हुआ है और बात कोई और कर रहा है। कमरे में और कोई नहीं था उस नर्स के अलावा। आशी ने कहा, ये जो आप सब बातें मुझे बता रहे हो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आपने अच्छे से मेडिकल पढ़ा हुआ है? आप डॉक्टर ही हो ना? उसने कहा, हाँ डॉक्टर है, लेकिन हम इन बातों पे यकीन करते हैं। प्लीज़ आप एक बार किसी अपने घर जो पंडित वगैरह आते हैं उनसे भी मिलो, ये डॉक्टर ने बोला इन्हें, और आप इस पेपर पे साइन कर देना। आशी ने कहा कि हाँ करना तो हमें पड़ेगा साइन, क्योंकि हम पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। इस पे ये लिखा होगा कि अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब डॉक्टर साहब ने चेहरा नीचे कर लिया। आशी ने कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ होता है, मैं जानती हूँ। ठीक है, उसने साइन करा और कपिल, कविता, आशी मम्मा को लेकर घर आ गए। आंटी नॉर्मल जैसी कल गई थी वैसी आज वापस आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इनके साथ सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई। जिसको ये भोग लगाती हैं या जिसके कहने पर ये साड़ी पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, अब उसे इस घर से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है, बाहर के लोगों की मदद करनी है, क्योंकि उसकी भूख बढ़ गई है। और इनकी भूख, ये जो स्ट्रीट पे डॉग्स वगैरह होते हैं ना, इनकी आत्माओं से भी शांत होती है। मतलब उनके साथ आप बुरा करोगे ना तो इस प्रेत आत्मा को अच्छा लगेगा, जो मनीषा जी के साथ चल रही है। रात हुई 8 बजे करीब। मनीषा जी बोलती हैं, कपिल इधर आ, ये पैसे ले और आधा किलो रसगुल्ले लेकर आ। रसगुल्ले? कविता, मैं अभी ऑफिस का कुछ काम देख रहा हूँ, तुम जाके। नहीं नहीं, ये नहीं लाएगी, ये नहीं लाएगी, इसने व्रत कर रखा है आज। कपिल पूछता है अपनी वाइफ से, आज तुम्हारा फास्ट है? हाँ व्रत है। तो मम्मी ये क्या व्रत में मिठाई नहीं ला सकती? तो उससे जो कह रही हूँ वो कर, एक काम कर, तू भी रहते। आशी आई, हाँ मम्मा, यहाँ मिठाई की दुकान से फटाफट जा, आधा किलो रसगुल्ले लेकर आ। अच्छा मम्मी, ये पैसे ले। हाँ पैसे हैं मेरे पास। नहीं नहीं, मेरे यही वाले पैसे से। मम्मी इन पैसों में और मेरे पैसों में क्या फ़र्क है? जो कह रही हूँ वो कर। अरे मम्मी पैसे हैं। उसने अपना वॉलेट उठाया, 500 का नोट दिखाया कि मम्मी हैं पैसे मेरे पास। आंटी ने वो नोट पकड़ा और फाड़ दिया। जब कह रही हूँ कि इन वाले पैसों से लानी है, तू अपने पैसे क्यों दिखा रही है मुझे? अब यार ऐसी सिचुएशन में क्या कहोगे? मानसिक संतुलन खराब है, और ऐसे जो डॉक्टर हैं, इसके विशेषज्ञ, वो कहते हैं कि नहीं, मानसिक संतुलन ठीक है। आशी ने कपिल और कविता की तरफ देखा। उन्होंने भी कंधे उठा दिए कि हमें क्या पता क्या हो रहा है, मतलब क्या कहें दीदी। उन्होंने, मम्मी ने जो पैसे दिए लिए और गई, आधा किलो रसगुल्ले ले आई। अपने कमरे में आई, बैठी और रसगुल्लों को सामने रखा हुआ था, उसका डिब्बा का ऊपर का कवर हटा रखा था और देखे जा रही थी। आसपास देखे, मतलब दरवाजे पे सब लोग खड़े हैं घर के, कविता और इनका बेटा कपिल, आशी, दिनेश जी, सब लोग दरवाजे पे खड़े हैं। ये बेड पे बैठी हैं, साइड की टेबल पे इन्होंने रसगुल्ले रख रखे हैं, ऊपर का ढक्कन हटा रखा है। इन सब ने देखा है। मतलब कोई भी मिठाई वाला रसगुल्ला चक्कर थोड़ा ना रखेगा। ऊपर से एक रसगुल्ला पे से मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक बाइट लिया हुआ है। ये आपस में लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा हम मम्मी को कहाँ लेकर जाएंगे? भाई साहब जितने भी रसगुल्ले लगे थे, 12-13 पीस जो भी थे, वो सब ऊपर से खाए हुए थे। ये जो आंटी है मनीषा, ये अपनी जगह से हटी नहीं। घर का कोई अंदर आया नहीं, कमरे में यानी कोई और भी है। ये बात करते करते अपने दाएं बाएं देखने लग गई। आ गए आप? बैठिए। और जी आज जैसा बताया ना आपने वैसे ही करूँगी। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जी ठीक। नहीं, हाँ मैं मंगाती हूँ ना, मैं अभी मंगाती हूँ। आपको पता है अभी कुछ देर पहले पता चला था कि कविता का फास्ट है। इनके घर में मतलब कभी कभी नॉन वेज भी बनता था। ये उठती हैं मनीषा जी, इन सबको रास्ते से हटने को बोलती, हटो। और क्या है, मतलब कोई आता है तो इस तरह से दरवाजे पे खड़े होकर बात सुनते रहोगे क्या उनके? चलो हटो यहाँ से। मम्मी 1 मिनट, कौन आया है? ये कोई नए थोड़ी ना है, इतने समय से रह। हटो। अब ये गई, फ्रिज में से थोड़ा सा जो भी इनका चिकन वगैरह रखा था वो लाई, एक कटोरी में करके, ना इसे अभी बनाया हुआ, मतलब कच्चा था वो, लाकर वहीं मिठाई के पास में रख दिया। तुम दरवाज़ा बंद कर दो जरा।
खड़े हुए देख रहे हैं। दरवाज़ा बंद करो। आशी ने कहा कि मैं कमरे के अंदर आऊँगी, आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। पापा ने कहा कि नहीं बेटा, तू अपने घर जा, कल ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है। नहीं नहीं पापा, मैं कमरे में रहूँगी। आशी ने खूब जिद करी, लेकिन कपिल ने मना कर दिया। दीदी नहीं, पापा ठीक कह रहे हैं, आप कल सुबह अपने घर जाओ, हमें तो अब इन चीज़ों की आदत हो गई है। अरे आदत क्या हो गई है, मतलब मम्मी कर क्या रही हैं ये नहीं समझ आ रहा। तो कल भगत जी के चलो, या मैं बस मम्मी को लेकर अपने घर चली जाऊँगी। अरे तू कैसी बातें कर रही है, तेरे घर में जाकर ये सब कुछ करेंगी ना तो फिर तेरी शादी पे भी बात आ जाएगी। साफ साफ पता पड़ रहा है कि कोई काला जादू कर रहा है इस पर, और हम में से कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं है। आशी ने कहा सुनिए, ठीक है कल भगत जी के पास चलेंगे, सही है, लेकिन अभी मैं कमरे में मम्मी के साथ रुकूंगी, इनको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। कविता ने कहा कि ठीक है फिर दीदी मैं भी रुकती हूँ। ये दोनों कमरे के अंदर रहीं और सब लोग, मतलब कपिल और बच्चे और दिनेश जी बाहर थे। ये जो मनीषा जी हैं, इन्होंने कपड़े अपने उतारने शुरू कर दिए। ये मतलब अपने आप को बिल्कुल से निर्वस्त्र कर चुकी थी। मिठाई का डिब्बा उठाती हैं, चिकन उठाती हैं और ये चल दी एकदम। कविता ने, मम्मी आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तू हाथ मत लगा मुझे, ज़्यादा ही तू पंडित बन रही है, पूजा पाठ कर रही है, हाथ मत लगा मुझे। मम्मी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बैठो ना। दीदी, आशी ने कहा मम्मी पहले तो कपड़े पहनो। उन्होंने साड़ी उठाई और उनको, है हटा इसे, जलन हो रही है मुझे इसे पहनने से। हाँ मम्मी ठीक है, आप प्लीज़ यहीं बैठिए। इन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कपिल ने दरवाजे पर आकर पूछा कि कविता, आशी, दीदी सब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, आप प्लीज़ अंदर बताना। नहीं नहीं बताओ ना, कोई ज़रूरत है तो। नहीं नहीं बोल रहे हैं ना, कोई अंदर नहीं आएगा। इनको कपड़े वगैरह पहनाएगा, ये एकदम नॉर्मल हो गई। बेड पर इन्हें लेटा दिया गया। 2 4 5 सेकंड ही लगे थे, ये उठकर बैठ गई दोबारा से। तुम दोनों जाओ यहाँ से, चलो। कविता और आशी को बोला जाओ यहाँ से। ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन आप सही हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ। ये दोनों दरवाजे तक भी नहीं पहुँची थी, इतनी देर में 2-3 उन्होंने रसगुल्ले और वो जो नॉनवेज पड़ा था वो खा लिया। आशी एकदम आती है, रसगुल्लों का डिब्बा उठाती है और वो जो नॉनवेज का प्लेट था वो उठाती है। अपनी तबीयत खराब करनी है, ज़्यादा शौक आ रहा है आपको, कच्चा मांस खा रही हो, दिमाग ठीक ही नहीं है तुम्हारा तो। ये खाते खाते हंस रही थी उन्हें देखकर। और इस वक्त आशी ने प्लान कर लिया था 100% कल किसी भगत के पास जाना है। इनकी हंसी में प्योर एक आदमी की आवाज़ आ रही थी जब आंटी हंस रही थी। खैर यहाँ पर इसके बाद कुछ हुआ नहीं, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। जो दिनेश जी हैं वो मनीषा जी के पास ही लेटे थे, सो रहे थे। 2:30 बजे ये उठी। उठने के बाद फिर से श्रृंगार किया। अब रसगुल्ले वाला पैकेट, वो जो डिब्बा था जो बचा था, वो उठा लिया। उठाने के बाद जब ये चली हैं, उनकी पाजेब की आवाज़ से दिनेश जी की आँख खुल गई कि ये फिर से रसोई पे जाएगी, कुछ बनाएगी। समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रही है। लेकिन इस बार बात रसोई तक की नहीं थी। इन्होंने घर की चाबी उठाई, बाहर का ताला खोला और ये घर के बाहर। लेकिन इस बार ये अकेली नहीं थी, इनके पीछे इन्हें 3 लोग फॉलो कर रहे थे, कविता, आशी और कपिल। कपिल को कविता ने बता दिया था, इसी वजह से ये लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि कमरे में जो इन्होंने हरकत करी थी अभी, ऐसा ना हो कि बाहर भी कर दें। ये स्ट्रीट डॉग्स ढूंढ रही, जैसे कोई स्ट्रीट डॉग मिलता है। भाई मिठाई है, जो डॉगी है वो ज़रूर खाएंगे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो डॉग फूड देने की बजाय या दूध रोटी देने के बजाय मिठाई परोसते हैं। इन्होंने जिस डॉग के सामने ये मिठाई रखी वो आया, सूंघा और नहीं खाई। ये ज़मीन पर तेज हाथ मारने लग गई। उन्हें बुरा लगा कि मैंने जो चीज़ परोसी इसने खाई नहीं, तो उसके साथ जो चीज़ चल रही है, जो प्रेतात्माएं चल रही हैं, उन्हें भोग कैसे लगेगा, वो कैसे खाएंगी? किसी न किसी के माध्यम से खाएंगी ना। अब उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे किसी कुत्ते के माध्यम से खाना है, तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वो कुत्ता जीवित रहे नहीं रहे क्या फ़र्क पड़ता है। ये किसी और के पास गई, उसे बुलाती हैं। तभी चौकीदार की आवाज़ आई सीटी सुनने जैसे ही, तो कपिल ने कहा कि फटाफट से इनका हाथ पकड़ो, लेकर चलो, पूरी सोसाइटी में बात बन जाएगी। और यहाँ ना बहुत लोगों के घर के बाहर कैमरा लग रहा था। कई लोग इनके घर पे मॉर्निंग में आ गए कि भाई साहब ऐसी उम्मीद तो नहीं है आपसे, कर क्या रही हैं आंटी?
हर घर के आगे ये बार बार रुक कर स्ट्रीट डॉग को बोला। एक के तो घर में पेट था, उसे कोशिश करी इन्होंने खिलाने की। अब सोचिए आपके घर में पेट है, ठीक है, वो बाहर है, आप लोग सो रहे हो, उसका काम है कि मैं सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पे हूँ यहाँ। गेट पर जाकर उसे बुलाती है, बहुत देर तक बुलाती हैं। जब वो पास आया तो उसको रसगुल्ला परोस रही हैं। हमारे घर पर रखा हुआ दिखा है, कैमरे में आंटी साफ दिख रही हैं। इस बात का कोई जवाब है या आपको यहाँ सोसाइटी से निकलवाया जाए? इनके पास किसी के पास कोई आंसर नहीं था, बस सॉरी बोल दिया और ये कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकी मानसिक स्थिति ना थोड़ी ठीक नहीं है, डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए, 17 दिन एडमिट रही हैं। अब जिस डॉक्टर से हमें अपॉइंटमेंट मिला 3 महीने बाद का, प्लीज़ मैनेज करिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। सब लोग चले गए कि भाई ठीक है। इन्हें आज भगत जी के पास जाना था, नहीं गए। आज रात फिर से इन्होंने यही काम किया। अजीब तरीके से साड़ी पहन रखी थी, पाजेब पहनी और अपने चेहरे को लीपा पोती सी करी और चल दी। आज फिर से इन्होंने रसगुल्ले मंगाए थे, रसगुल्ले, मांस, और चल दी बाहर। जिस डॉग को इन्होंने सबसे पहले परोसा, अब कैसे खिला दिया, क्या बोलकर, या तो उस स्ट्रीट डॉग की सूंघने की और समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई थी, क्योंकि जिसने सूंघा उसने खाया नहीं था। इस डॉग को जैसे इन्होंने खिलाया, सामने से कोई गाड़ी निकली और वो ख़त्म हो गया। ये लाइव देखा इन तीनों ने, और जैसे ही वो कुचला गया है ना, ये हंस रही थी। सारे रसगुल्ले, मिठाई ज़मीन पर ऐसे फेंक दी, दोनों हाथ ऐसे सीधे खोल कर गोल गोल घूम रही हैं। आशी ने और कविता ने इनके हाथ पकड़े और इन्हें ज़बरदस्ती घर में लेकर आए। अगले दिन सुबह फिर से सोसाइटी वाले आते हैं और इस बार चौकीदार साथ था इनके। उसने कहा कि मैंने देखा है, ये सब होता हुआ मैंने देखा है, ये चारों लोग थे। अब इन तीनों ने तो किया नहीं था, और ये तीनों तो सिर्फ इसलिए गए थे कि मम्मी वो सारी हरकतें ना कर दें जो कमरे में करी थी। लेकिन नज़र में क्या हुआ कि ये औरत चल रही थी और इसको तीनों ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसी की नज़र में ना आए, ऐसा कुछ कर रहे थे तीनों। आशी ने कहा कि आज के बाद ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होगी, मैं गारंटी ले रही हूं, वरना हम ये घर छोड़ देंगे। बेटा, आपकी तो शादी हो गई, अपने घर में क्यों आग लगा रही हो? ये तुम्हारी जो मम्मी है ना, काला जादू कर रही हैं। अगर तुम इसे कंटिन्यू करवा रही हो, तुम इसमें मदद कर रही हो, तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाएगा। ये काला जादू किसी का सगा नहीं होता, भूत प्रेत आत्माओं से कभी किसी के फायदे नहीं हुए, समझ आ रही है? जब इतने लोगों से ये सारी चीजें सुनी तो ये भगत के पास अब पहुंचे। भगत ने मना कर दिया, जो इनके साथ चीज है वो नहीं हटेगी। क्या है, कहां से आई है, कौन है, नहीं पता। उसके बाद एक दिन बाद किसी ने कोई मौलवी का बताया, वहां गए, उसने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया। जबकि ये वाले मौलवी के ओ भाई साहब 20-20, 25-25 लोग लाइन लगाए खड़े हैं। मना कर दिया उसने, तो मतलब इन्हें देखते के साथ ही कह दिया कमरे से बाहर ले जाओ, इसका कुछ नहीं होगा। फिर किसी पंडित के पास गए। आपको पता है 9-10 दिन तक ये लगातार भगत पंडित मौलवी, भगत पंडित मौलवी, ऐसे ही सब कुछ करते रहे, कुछ नहीं हुआ। किसी ने बताया कि आप मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बालाजी भी पहुंचने से पहले घर से उतारा होता है, उसके बाद ही जाते हैं। उतारे के लिए एक पंडित जी को बुलाया था। इनका इंतजार हो रहा था कि नहा कर आएंगी, बैठेंगी, पूजा में बात होगी। ये अपने बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। इनके माथे, गले और पैर पे अजीब से निशान थे। कमरे में आते के साथ ही इन्हें होश आया। अस्पताल ले जाने वाला बात हो रहा था तो मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूं। लेकिन मनीषा जी ने अब रोते हुए बोला कि मुझे वो दोनों परेशान कर रहे हैं, मुझे बचा लो। अभी तक तो ये उनकी मदद कर रही थी, उससे इन्हें फायदे हो रहे थे। अब कह रही है मुझे डर लग रहा है, ये दोनों मुझे खा रहे हैं। कौन है मुझे नहीं पता, कौन से गांव के हैं, और ये रोज मुझे थोड़ा थोड़ा जलाते हैं। इनका जो सपना है भाई, क्योंकि रियलिटी में घर में आके ये कोई नहीं कर रहा कि चिता की लकड़ी से ये मुझे रोज जलाते हैं, मेरी एड़ी जलाते हैं, मेरी कोहनी जलाई थी, कमर पे इन्होंने गरम सरिया रखा है। ये सब कुछ पंडित जी ने कहा कि इन पे बहुत भयानक चीज़ है, और किसने करी है ये तो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि एक धुंध सी दिख रही है, कोहरा दिख रहा है, पीछे दो है लेकिन कौन है क्या है वो सामने नहीं आ रहे। इनकी जो भी परेशानी है उसका हल कोशिश करेंगे हो जाए। यहाँ पूजा पाठ करी गई 7 घंटे। 7 घंटे बाद इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए। भाई साहब जब ये कोतवाल के सामने आए आंटी,
इनका देखने लायक हाल था। उतारे के बाद ना यहाँ से इन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में कहा कि इनकी हड्डियाँ कैसे टूटी हैं। किसी ने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। इनका कंधा उतरा हुआ था। कंधा तो चलिए कभी कभी बॉलिंग करते में भी हमारा उतर जाता है, लेकिन बैठे बैठे इनकी हड्डियाँ जिस तरह से टूटी थी ना, ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ने जैसे भारी सा कोई बिल्डोज़र है वो इनके पैर पे से निकल रहा है, समझ रहे हो, ऐसे चूर चूर हो रही थी। इनका ट्रीटमेंट हुआ। अस्पताल से इन्हें 3 महीने बाद घर लाने को मिला, और उस 3 महीने के अंदर ये हार्डली 1 महीना सोई होंगी। इन पे उतारा हो गया था, आंटी ठीक थी, लेकिन इन्हें डर लगता था कि वो वापस आएंगे। अब इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि आज भी मम्मी नॉर्मल नहीं लगती। रसोई में खड़े होकर वो अभी भी किसी से बात करती हैं, लेकिन बाकी जो अभी तक भयानक मैंने आपको सुनाया, ऐसा अब दोबारा नहीं हुआ घर में। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, मनीषा जी से, आंटी से मैंने भी बात करी थी। मतलब बात करने में भी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है अभी। ये प्रॉपर तरीके से उतारा हुआ नहीं हुआ, या उतारे के बाद कोई चीज़ दोबारा से आई है, या कोई है इनके सोसाइटी में आसपास जो मनीषा जी, दिनेश, कपिल, कविता या उनके बच्चों को पसंद नहीं करता। और रियलिटी में ऐसे लोग आपके आसपास, हमारे आसपास होते हैं, हमको पता भी नहीं लगता। और जब कोई पंडित भगत से आप पूछो कि किसने किया बता दो, तो वो 99% नहीं बताएंगे कि किसने किया है। बस हाँ, 1% आपको झलक दे देंगे कि ये हो सकता है आपके घर का है, ये पता चल जाएगा। ससुराल की साइड का, पीहर की साइड का, ये तक पता चल जाता है। खैर, भगत के सामने तो वो साक्षात आकर बैठ जाता है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भगत से पूछते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है किसी ने किया कराया, उन्होंने चेक किया, तो उनके सामने वो इंसान का दृश्य बन जाएगा जिसने आप पर टोटका किया है। उसे तो पता होता है, लेकिन विद्या के कुछ रूल्स हैं, कुछ उन शक्तियों के नियम कायदे कानून हैं कि अगर मेरे बारे में तूने देख लिया है और जिसने मुझे भेजा उसके बारे में तूने बता दिया, तो उतारे तक का भी समय नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ें एक वार्निंग के रूप पे भी सामने आ जाती हैं। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।